तो इस सीरीज के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा है जनरल साइंस। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। बोल रहा, क्या बोल रहा, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहला है बोर्डियक्स मिक्सचर। क्या होता है बोर्डियक्स मिक्सचर? कॉपर सल्फेट, है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। इसमें इनको अगर वाटर में मिला दो तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोर्टेक्स मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और वो एक फंगिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला वाला। दूसरा देखते हैं, जो बोरिक एसिड होता है यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड आल्सो अ फूड प्रिजर्वेटिव, ये भी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ड्राई आइस कई बार देख चुके हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ? चौथा। क्यों गलत है ये देखते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इज लाफिंग गैस, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ठीक है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, लाफिंग गैस नहीं है। लाफिंग गैस क्या होती है? N2O, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान में रहेगा। तो लाफिंग गैस इज N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, नॉट ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। अब एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि लाफिंग गैस जो है N2O को बोलते हैं, जो कि यूज किया जाता है एनेस्थेटिक की तरह भी, है ना। क्यों? क्योंकि हैज माइल्ड यूफोरिक इफेक्ट्स जब इन्हें इनहेल किया जाता है, लीडिंग टू इट्स एसोसिएशन विथ लाफर और गिगलिंग, इसलिए इसका नाम पड़ा लाफिंग गैस, ठीक है। क्या है? एक कलरलेस ऑडरलेस गैस है जो प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरली इन दी बॉडी, है ना। और भी इसके इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, वैसोडिलेटिंग ब्लड वेसल करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड इज आल्सो यूज इन नंबर ऑफ मेडिकल एप्लीकेशन, जैसे कि ट्रीटिंग हार्ट डिजीज और पल्मोनरी हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर कोई स्पेस शिप से एक एप्पल को रिलीज किया जाता है तो क्या होगा? चार ऑप्शन है। अर्थ की तरफ गिर जाएगा, या फिर मूव करेगा लोअर स्पीड से, मूव करेगा हायर स्पीड से, या फिर मूव करेगा अलोंग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में स्पेस शिप जो है मूव कर रहा है। अब इस स्पेस शिप से अगर हम कोई एप्पल ड्रॉप करेंगे तो एप्पल पे क्या लगेगा, पहले समझते हैं। स्पेस शिप मोशन में है, उसके साथ एप्पल भी मोशन में है। जैसे ही ड्रॉप किया एप्पल को, है ना, तो अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, ये देखेंगे हम। क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, है ना। फर्स्ट NLM मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ ये स्टेट करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसमें है? मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट, राइट। तो यहाँ पे देखो एप्पल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि देखो स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एप्पल। सो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या बॉडी का पहला क्या स्टेट था? मोशन था। तो अभी भी क्या रहेगा? मोशन ही रहेगा। इसका मतलब कि ये जो एप्पल है मूव अलोंग विद द स्पेस शिप एट द सेम स्पीड। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो, अच्छा, जिस क्वेश्चन को मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा उसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदर वैसे वही चीजें हैं, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ, अगला है वेट ऑफ एनी बॉडी क्या होता है? तो देखो वेट जो है किसी भी बॉडी का होता है मास इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी क्या है? ड्यू टू, ये क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ये वेट का फॉर्मूला होता है। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाओ तो ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक और फॉर्मूला होता है, जो होता है Gm/r²। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अच्छा ये क्या है? सारा कुछ जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, तो कोई लेना देना नहीं। ये है मास ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर प्लेनेट, और आर है रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट, ठीक है। अब ऑप्शन पे आते हैं, सेम एट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। नहीं, क्यों? क्योंकि एम तो चलो प्लेनेट का फिक्स हो गया, अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का तो फिक्स है ना, मास इतना है लगभग। लेकिन रेडियस वेरी करती है। कैसे? पोल जो है, पोल पे रेडियस क्या होती है? रेडियस कम होती है, और इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को कि ग्रेविटेशनल वेट हमारा डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, और वो डिपेंड करता है रेडियस के इनवर्स इनवर्स पे। मतलब अगर रेडियस कम हुआ तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, ग्रेविटी ज्यादा हुई तो वेट भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से अगर हम पोल पे देखा जाए तो वेट जो है सबसे ज्यादा होता है। एक बार फिर से समझाता हूँ, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है Gm/r², जहाँ पे r क्या है? रेडियस है। तो पोल पे रेडियस कम होता है, तो रेडियस अगर कम हुआ तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ तो वेट ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। करेक्ट जवाब होगा मैक्सिमम एट पोल्स, और अगर मिनिमम की बात करता तो इक्वेटर पे मिनिमम हो जाता है। एकदम करेक्ट। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द मिरर विच इज यूज इन सर्च लाइट्स इज। अब सर्च लाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो देखो दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग, क्या कन्वर्जिंग, ठीक है, और एक होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब लाइट जो है डाइवर्ज हो जाता है चारों तरफ, और एक होता है कन्वर्जिंग, मतलब एक पॉइंट पे फोकस होता है लाइट। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कॉन्केव मिरर में एक पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं। तो जब भी कोई भी रेज फोकस से होकर जाती है और इससे टकराती है तो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? पैरेलल। लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो ये पैरेलल हो जाएगा। अब हमें सर्च लाइट में ऐसी लाइट चाहिए जो दूर तक, है ना, फोकस कर पाए, जा पाए, राइट। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव मिरर। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर में इस फोकस पे लाइट लगी होती है, बल्ब लगा होता है। अब यहाँ से जो रेज निकलती है वो जाती है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। क्या है? शाइनिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब पड़ती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पैरेलल बीम जो है निकलती है, जो काफी दूर तक जाती है और हेल्प करती है सर्च में। बोलो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या अच्छे से? वेरी गुड। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कॉन्केव मिरर। ठीक है, वही सारी चीजें हैं, मैंने बता ही दिया कि दिस मेक्स देम आइडियल फॉर रिफ्लेक्टिंग एंड फोकसिंग लाइट फ्रॉम अ सोर्स टू क्रिएट अ पावरफुल डायरेक्शनल बीम, जो अभी मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस, है ना। इन सर्च लाइट्स हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स जैसे कि बल्ब या फिर लैंप प्लेस किया जाता है फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। द मिरर देन रिफ्लेक्ट एंड कंसंट्रेट द लाइट इनटू अ पैरेलल बीम, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, बता दिया। अच्छा, कुछ और एग्जांपल जहाँ पे कॉन्केव मिरर यूज किए जाते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना। इसी वजह से सब जगह, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह जो मैं बताने वाला हूँ अभी, 3-4 एग्जांपल, वहां पे कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। होपफुली पीछे का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको हो गया होगा कि यही क्यों यूज कर रहे हैं। एक मेकअप मिरर में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, साथ में डेंटिस्ट जो मिरर्स यूज करते हैं उसमें भी कॉन्केव मिरर लगा होता है। सोलर कंसंट्रेटर्स में, इसमें भी क्या होता है, ये सारी बीम जो है पैरेलल आ रही है, टकरा के कहाँ पे फोकस करेगी, कहाँ पे कन्वर्ज करेगी? फोकस पे। ठीक है, तो इसलिए सोलर कंसंट्रेशन में भी, माफ कीजिएगा, सोलर कंसंट्रेटर्स में भी कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किया जाता है, और रिफ्लेक्टिंग ओवेंस में भी। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है जहाँ पे कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या करना है, लिस्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों ध्यान में रखना है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंटिस्ट मिरर क्या है? कॉन्केव कॉन्वेक्स, अभी हमने देखा क्या है, कॉन्केव मिरर है। ठीक है, बताओ, बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने तो डिस्कस किया है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन से करेक्ट है। ठीक है, पहला, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। गैसोहॉल इज ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन और एल्कोहल, बिल्कुल नहीं। अरे इसमें तो एक भी सही नहीं दिया, बेंजीन नहीं, गैसोलीन होता है। एक होता है गैसोलीन और दूसरा होता है एथेनॉल, ना कि एल्कोहल। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को गैसोहॉल बोलते हैं, तो दूसरा तो बहुत ज्यादा गलत है। तीसरा, जियोथर्मल एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, बिल्कुल सही जवाब। गोबर गैस जो है उसमें मेनली मेथेन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरे को छोड़ दो, ऑप्शन जहां 2 दिख रहा काट दो, बचा कौन सा? 1, 3, 4, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दिया, बेसिक जेनरिक चीजें हैं, आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ना छूट जाए इसलिए मैं एक बार देख रहा, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है तो इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहा ये आपके सामने। जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में आप जानते होंगे, है ना, एक स्ट्रक्चर है, बहुत टाइम पहले बना था, इस तरीके से है। कैसे? इस तरीके से लीन कर रहा, मतलब ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, अब ये जो है गिरता क्यों नहीं? अब इसका रीजन ये है कि इसका जो वर्टिकल लाइन है ना, थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस पूरे के पूरे, आपको पता है कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, फॉल्स विद इन इट्स बेस, मतलब कि उसका जो मोस्ट ऑफ द मासेस है, कंसंट्रेशन है नियर द बेस, दैट्स वाई इसका जो वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, फॉल करता है नियर द बेस लाइन, दैट्स वाई इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा डी। बोलो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? आप समझो एक चीज और, कभी आपने कोई भी स्टिक है ना, कभी वो क्या बैलेंस किया है, तो आपको पता चलेगा कि ये बैलेंस कहाँ पे होता है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस होता है इस पूरे ऑब्जेक्ट का। जैसे अभी पेन को ही ना, एक उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश करो, अभी के अभी पेन होगा ना आपके हाथ में,
तो आप देखोगे मोस्टली सेंटर में है ना, सेंटर में होगा अगर पेन का ढक्कन नहीं है तो, ठीक है। मान लो ढक्कन यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे वेट ज्यादा बढ़ गया। अगर यहाँ पे वेट ज्यादा है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर वेट ज्यादा है तो मान लो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इधर वेट और बढ़ा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और वेट बढ़ा दोगे यहाँ पे आ जाएगा। सेम मैनर में इसका जो वेट है ना, क्या लीनिंग टावर ऑफ पिसा का, तो बेस के साइड में ज्यादा है, दैट्स वाई इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेस के पास में पड़ता है और फॉल्स विद इन इट्स बेस, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी डी। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। देखो क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है, सच दैट एक ये नहीं ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लो, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बेहतर है, ठीक है। अगला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वेयर ट्वाइस, क्या अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है अगर दुगना हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी। अब देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, होता है G(m)(e)(m)(s)/r(e) का मतलब हुआ अर्थ, एस का मतलब हुआ सन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है तो फिक्स होता है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ सन है और नीचे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो एफ देखो रेडियस नहीं, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेडियस को अगर डबल कर दो, यहाँ पे आर की जगह 2r हो जाए तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4r²। तो पहले जो जितना था उसका क्या हो गया, 1/4 हो गया। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो चलो फिर से बता देता हूँ। मान लो स्टार्टिंग में था, ठीक है, G(m1 m2) ले लेते हैं। m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ, और m2 क्या है, मास ऑफ r²। अब मान लो कि ट्वाइस कर दिया है ना, न्यू वाला इधर आ गया, ये f0 कर देते हैं, f तो ये m1 m2 में तो कोई फर्क नहीं हुआ। अब रेडियस जस्ट ट्वाइस, रेडियस नहीं डिस्टेंस बिटवीन देम ट्वाइस हो गया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे न्यू वाले को तो पता चलेगा ये 1/4 टाइम्स ऑफ G(m1 m2/r²। इस तरीके से डिराइव करते हैं, है ना। 11th में अगर आपका फिजिक्स होगा तो आपको सारा कुछ पता चल रहा होगा, वैसे नहीं होगा तो भी पता चल रहा होगा, डोंट वरी, ठीक है। और जस्ट डिफरेंस के लिए बोला कि थोड़ा अपनापन लगता है ना कि हाँ हाँ सर मैंने पढ़ा था उस टाइम पे, इसलिए बताया। ये देखो ये जो ब्रैकेट में मैंने किया है क्या है, एक्चुअल में ऊपर वाली चीज तो ही है ना। तो f0/4 हो गया, f न्यू की वैल्यू क्या हो गई, f न्यू इक्वल टू f0/4। मतलब पहले जो फोर्स था FO या f0 उसका 1/4 हो जाएगा फोर्स जब दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर। ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन दिख रहा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है कि 1/4 ऑफ व्हाट इट इज नाउ हो जाएगा। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, वेरी गुड। वही सारी चीजें हैं, होपफुली मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ विद फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेसन बोल रहा है लाइटिंग अ कैंडल इन स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि देखो वहां पे ग्रेविटी नहीं, और ग्रेविटी ही है जो गर्म हवा और ठंडी हवा को सेपरेट करती है। ठंडी हवा नीचे सबसाइड करती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है ना। अब आप बताओ कि अगर स्पेस में ग्रेविटी ही नहीं है तो दोनों सेपरेट हो पाएगा, कहोगे बिल्कुल नहीं सर। तो इस वजह से फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करता कहाँ पे, स्पेस में, ठीक। तो पहला एसेशन सही है। दूसरा, अ फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू द पुल ऑफ द ग्रेविटी, बिल्कुल जो अभी मैंने आपको समझाया। तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए, ठीक। ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन कि जब हम लाइट करते हैं कैंडल को, इट फॉर्म दैट क्लासिक टीयर ड्रॉप शेप, हाउएवर दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। मतलब जब ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है फायर के द्वारा तो हॉटर एयर जो है राइज करती है और कूलर अनकम्बस्टेड एयर सिंक करती है टू द बॉटम। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द लाइटर एंड हेवियर एयर। वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा, बता ही दिया। अगला है वाई लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल वी फील दैट द बकेट। अब देखो क्या हो रहा, यहाँ पे मान लो एक वेल है, बना ही देते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव है ना, फ्रीडम इस्तेमाल करते हैं, क्यों सारा कुछ मीडिया वाले इस्तेमाल करें, है ना। चलो यहाँ पे हो गया, ये पानी है लबालब भरा हुआ है, ऑयल नहीं, वेल, ठीक है। यहाँ पे बकेट से आपने पानी इसमें भरा, तो ये जब तक उसके अंदर है, वेल के अंदर है ना, ये सरफेस है वेल का, तो क्या होगा, इसमें दो फोर्स लग रहा है। एक तो वेट इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरा बाई एंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वेट माइनस बाई एंड फोर्स। लेकिन जैसे ये सरफेस के ऊपर आएगा, आप सरफेस के ऊपर यहाँ पे मान लो बकेट आ गया आपका, तो यहाँ पे तो कोई बाई एंड फोर्स लग नहीं रहा। तो हुआ क्या, पहले बाई एंड फोर्स लग रहा था तो उसका वेट, अपरेंट वेट कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप सरफेस से बाहर निकाल लोगे अपरेंट वेट बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, बिकम्स हेवियर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। ये करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, है ना। आपको पता है फॉर्मूला वगैरह है ना, सारा कुछ बता ही दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जब सॉगी बिस्किट्स आर केप्ट इनसाइड द फ्रिज फॉर सम टाइम दे बिकम क्रिस्पी, है ना। ऐसा कैसे होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज जो है वो कम होती है, और इसलिए जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रेजेंट है उस बिस्किट में वो क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जेनरिक क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन कंपेरिजन टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब एक फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्रिफर्ड ओनली। देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है ना, सबसे बड़ी बात तो ये एनर्जी एफिशिएंट होता है। क्या एनर्जी एफिशिएंट होता है कि ज्यादा एनर्जी एक एफिशिएंट वे में खर्च करता है, और दूसरा इसका लाइफ स्पेन जो है ना बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ऑप्शन देख लो कौन सा। इट हैज ए ग्रेटर एक्सटर्नल आउटर सर्फेस, नहीं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन, बिल्कुल नहीं। इन दी ट्यूब इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, नहीं उसमें भी होता है। ठीक है, चलो उसमें कुछ लॉस भी होता है ड्यू टू हीट, लेकिन ठीक है। नन ऑफ दिस बचा फिर मेरे तो हिसाब से डी होना चाहिए, नन ऑफ दिस। ठीक, देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जो है यूज करती है 25 से 75% लेस एनर्जी देन दी वो वाला बल्ब टू प्रोड्यूस दी सेम अमाउंट ऑफ लाइट, एंड दे टिपिकली लास्ट इतना आवर्स। जबकि वो मतलब दोनों पॉइंट बताया था ना, एक तो लाइफ स्पेन ज्यादा होता है, इस पॉइंट से क्लियर हो गया, और मोर एफिशिएंट होता है, इस पॉइंट से क्लियर हो गया। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। अगला है इनरीच्ड यूरेनियम। देखो आपने बहुत ही टर्म सुना होगा इनरीच्ड यूरेनियम के बारे में। जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना, हमें क्या चाहिए होता है, इनरीच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। ऐसा ही क्यों? क्योंकि देखो यूरेनियम 3 टाइप का जनरली होता है जो नेचुरली फॉर्म होता है, 238, 235 और 234। इसमें से 235 वाला जो है वो है फिसाइल मटेरियल, मतलब कि इसकी हेल्प से न्यूक्लियर रिएक्टर में या फिर न्यूक्लियर बम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इतना इंक्रीज, और इसका परसेंटेज नेचुरली बहुत कम होता है, डेट्स वाई उसको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। मतलब यूथ 235 की का क्वांटिटी ज्यादा करना होता है उस पूरे में। तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और भी डोंट वरी। इनरिच यूरेनियम क्या है? यूरेनियम स्टिक लेड इन अ पर्टिकुलर सेल, नहीं। यूरेनियम इन विच रेडियो एक्टिव 235 इंक्रीज आर्टिफिशियली, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ U35 जो है इंक्रीज किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोटोप सेपरेशन। ठीक है, नेचुरली अकरिंग यूरेनियम इज कंपोज ऑफ 3 चीजें बताई दिया, 38, 35 और 34, है ना। 35 जो है ओनली आइसोटोप ऑफ यूरेनियम जो फिसाइल है। फिसाइल का मतलब वो स्प्लिट कर सकता है बाय न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं उसमें तो स्प्लिट होता है और एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए इनरिच यूरेनियम जो है इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन्स में। इन न्यूक्लियर रिएक्टर इनरिच यूरेनियम इज यूज्ड टू क्रिएट अ चेन रिएक्शन which releases heat that can be used to generate electricity। और न्यूक्लियर वेपन की बात करा जाए तो इनरिच यूरेनियम इज यूज्ड टू क्रिएट अ फिजन एक्सप्लोजन। अब आपको क्या बताना, अब आपको ये बताना है कि कितना परसेंट चाहिए क्या इनरिचमेंट सच दैट उसको हम इस्तेमाल कर पाए किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए, और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कितना इनरिचमेंट जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो नाम से ही लग रहा है ब्रीडर मतलब जो ब्रीड करे। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर्ड फिजिबल मटेरियल एट ऑल, बिल्कुल गलत। यूजेस ओनली हैवी वाटर, ये भी गलत। प्रोड्यूसेस मोर फिजनेबल मटेरियल देन इट बर्न्स, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या? ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर होता है जो प्रोड्यूस करता है ज्यादा फिजनेबल मटेरियल, जो अभी पीछे देखा U235 का, है ना। देन इट बर्न, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा होता है जो प्रोड्यूस करता है मोर फिजिबल मटेरियल देन इट्स बर्न। दिस इज अचीव बाय यूजिंग अ फर्टाइल मटेरियल, जैसे कि यूरेनियम 238 या फिर थोरियम 238। ये क्या है? फर्टाइल मटेरियल है जो कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिजाइल मटेरियल बाय यूजिंग न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रीडर रिएक्टर जो है 2 टाइप का होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थर्मल ब्रीडर रिएक्टर या स्लो रिएक्टर। ठीक है, ये यूज करता है थर्मल ब्रीडर रिएक्टर स्लो न्यूट्रॉन्स टू कन्वर्ट फर्टाइल मटेरियल इनटू फिसाइल मटेरियल। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर आर लेस एफिशिएंट देन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, लेकिन वो इजियर होते हैं डिजाइन में और बिल्ड में। हाँ, वहीं फास्ट न्यूट्रॉन्स
इस्तेमाल किए जाते हैं फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में क्या करने के लिए, फर्टाइल मटेरियल को मतलब यूरेनियम 238 को फिसाइल मटेरियल मतलब यूरेनियम 235 में, ठीक है। या फिर यहाँ पे थोरियम 238 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, फर्टाइल मटेरियल है। फास्ट ब्रेडर रिएक्टर आर मोर एफिशिएंट देन द थर्मल ब्रेडर रिएक्टर बट दे आर आल्सो मोर डिफिकल्ट टू डिजाइन और बिल्ड। ओके, तो ये रहा बस इस क्वेश्चन, इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन। होपफुली आपके हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन का क्लियर हुआ होगा बहुत ही बेहतर ढंग से। तो आज के लिए 2 लाइन है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। बहुत ही पावरफुल लाइन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में कि यार बहुत ही टैलेंटेड इंसान था, है ना, लेकिन लाइफ में उतनी अच्छी जगह नहीं पहुंच पाया। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी आपके सहपाठी होंगे, है ना, साथ में पढ़ने वाले होंगे जो उतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे लेकिन फिर भी आज वो बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। एंड द डिफरेंस विच मेक इज हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करते जाते हो ऑब्वियसली डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट हार्ड वर्क अगर आप करते जाते हो ना तो आप टैलेंट को भी बीट कर देते हो, अगर वो टैलेंटेड पर्सन हार्ड वर्क ना करे तो, ठीक है। तो इसी लाइन के साथ इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने हार्ड वर्क को करते रहिए।